वेलकम इन हेल्थ सीजियो बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोकेमिकल प्रिंसिपल से क्या मुराद है। बायोकेमिकल दो अल्फाज का मरकब है। बायो के मैनी लाइफ के हैं और केमिकल से मुराद केमिकल्स हैं। तो इस तरह से बायोकेमिकल से मुराद ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। जब हम बायोकेमिकल के साथ प्रिंसिपल का लफ्ज़ लगाते हैं तो इससे मुराद ये है कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले केमिकल्स की साख्त क्या है, इनके क्या काम है और इन केमिकल्स की क्या अहमियत है। ये तमाम बातों को जानने के लिए हम बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम तमाम बायोकेमिकल्स प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे कि इंसानी जिस्म में ये किस मिकदार में और कौन से बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं। पहले नंबर पर है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इससे ये मुराद है कि इंसानी जिस्म में कितनी मिकदार में हाइड्रोजन के आयन्स पाए जाते हैं। वाटर इज़ द मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है, मेकिंग अप टू 65% टू 70% बॉडी मास, जो कि इंसानी जिस्म के तकरीबन 65 से 70% हिस्से पर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें कि इंसानी जिस्म में ये हाइड्रोजन कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका जवाब ये है कि जो हम पानी पीते हैं इस पानी के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। प्योर वाटर इज़ वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड देयरफॉर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। खालिस और साफ़ सुथरे पानी के अंदर जो वाटर के यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर H2O जो कि इसका फार्मूला होता है, ये बआसानी टूट जाता है क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ख़ास तौर पर खालिस पानी की बात की जा रही है। एट 25 डिग्री C ओनली वन ऑफ एवरी मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर इज़ आयोनाइज्ड एट एनी इंस्टेंट। तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी के अंदर पाए जाने वाले तमाम मॉलिक्यूल्स बआसानी और जल्दी के साथ आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अब ये आयोनाइज से क्या मुराद है? आयोनाइज से मुराद एटम या मॉलिक्यूल्स के ऊपर मस्बत या मनफी चार्ज का होना है। जैसा कि आप नीचे एक रिएक्शन में देख सकते हैं कि आपको वाटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। H2O ये वाटर का फार्मूला है। ये हमें बताता है कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जैसे ही ये पानी हम पीते हैं और पीने के बाद ये रिएक्शन की मदद से 2 हिस्सों में तब्दील हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है H पॉजिटिव। इससे हमें ये समझ में आती है कि ये आयोनाइज हाइड्रोजन है। जमा OH से मुराद हाइड्रो ऑक्साइड है। O के मैनी ऑक्सीजन के हैं और H के मैनी हाइड्रोजन के हैं। जब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। दूसरे नंबर पर है pH। pH इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर विच डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। pH असल में मापने वाला एक यूनिट है जो कि हमें ये बताता है कि आया हमारा सॉल्यूशन तेज़ाबी खासियत रखता है या फिर वो अल्कलाइन खासियत रखता है। इस बात से ये मुराद है कि हम सॉल्यूशन के अंदर से तेज़ाबी और अल्कली खासियत को देखने के लिए इस आले का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम pH कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14। इस pH को मापने के लिए हम एक आले का इस्तेमाल करते हैं। इस आले को हम pH कहते हैं और इस आले को आप
नीचे तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे आम स्केल की तरह का ही होता है और उन्हीं की तरह इसके ऊपर भी 0 से लेकर 14 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इन नंबर्स का क्या मकसद है, ये क्यों लिखे जाते हैं, इसको आगे जाकर हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि pH क्या है। द टर्म pH is derived from the p, the mathematical symbol of the negative logarithm, and H is the chemical symbol of hydrogen। अगर हम pH की बात करें तो ये दो अल्फाज का मरक्कब है, P और H का। P को हम छोटी ABC में लिखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये लफ्ज़ हसाब की अलामत को ज़ाहिर करता है। ये लफ्ज़ नेगेटिव लोगैरिथम, जो कि हसाब का एक हिस्सा है, वहाँ से निकाला गया है। और एज का जो लफ्ज़ है ये हम बड़ी ABC में लिखते हैं, और ये एज असल में हाइड्रोजन के केमिकल अलामत है। हाइड्रोजन जो है वो एक केमिकल है और ये उसकी अलामत को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से pH की तारीफ़ कुछ ये है। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ pH इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम और नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी। pH की तारीफ़ ये है कि इसके अंदर असल में हम हाइड्रोजन्स के जो आयंस होते हैं, मस्बत है, मनफी हैं, जो भी आयंस हैं, उनकी एक्टिविटी को हम नेगेटिव लोगैरिथम के अंदर देखते हैं। जैसे आपने नीचे फार्मूले में देखा है, लिखा हुआ है pH बराबर है -log H पॉजिटिव। हमें ये मालूम होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर मस्बत चार्ज पाया जाता है। Solutions with a pH less than 7 are said to be the acidic, and solutions with a pH greater than 7 are said to be the basic or alkaline। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा तस्वीर का सहारा लें। हमने वहाँ पर ये देखा है कि स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हुए हैं, जो कि आपको तस्वीर में 4 मुख्तलिफ रंगों में दिखाई दिए गए हैं। 0 से लेकर 7 तक अगर किसी सॉल्यूशन की pH आती है तो हमें ये मालूम होता है कि ये सॉल्यूशन तेज़ाबी खासियत का हामिल है, और अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से लेकर 14 तक आती है तो ये मालूम होता है कि ये सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन खासियत रखता है। थोड़ा सा इस तस्वीर को समझने की कोशिश करें कि जो 0 से लेकर 5 तक का नंबर आपको दिखाई गए हैं, ये सुर्ख रंग जाहिर कर रहे हैं। ये सुर्ख रंग हमें ये बताता है कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH 0 से 5 तक है तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ाबी खासियत रखता है, और अगर कोई सॉल्यूशन 5 से 7 तक की लाइन के अंदर आता है तो उसके अंदर कम तेज़ाबी खासियत पाई जाती है। तो इसको यहाँ पे पीले रंग का मकसद ये है कि ये कम तेज़ाबी खासियत वाला हिस्सा है। इसी तरह आगे चलते हैं तो 7 असल में वो ख़ास मकाम है जहाँ से अल्कलाइन वाला हिस्सा शुरू होता है, और अगर कोई सॉल्यूशन 7 से लेकर 9 तक की लाइन में आता है तो ये हमें मालूम होता है कि ये कम खासियत वाला अल्कलाइन सॉल्यूशन है, जिसको नीचे सब्ज़ रंग के साथ दिखाया गया है। और अगर कोई सॉल्यूशन 9 से लेकर 14 तक आता है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अल्कलाइन खासियत पाई जाती है। Pure water has a pH very close to the 7 and a blood has a pH 7.35। अगर हम खालिस पानी की pH की बात करें तो उसकी pH तकरीबन 7 के करीब करीब होती है, और अगर हम इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले खून की pH की बात करें तो उसकी pH होती है 7.35, यानी कि स्लाइटली बेसिक इन नेचर। Number 3. Buffer solution. Buffer is the compound or mixture of compounds that resist to changing pH of any solution on slight addition of acidic or basics solution और compounds। बफर क्या होते हैं? बफर्स असल में एक मरकब या फिर 2 या 2 से ज़ायद मरकबात के मजमूए को कहा जाता है।
बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि अपनी खासियत बरकरार रखता है। इस बात से ये मुराद है कि अगर कोई सॉल्यूशन जो कि बफर सॉल्यूशन कहलाता है, उसमें अगर आप कोई भी तेज़ाबी खासियत का सॉल्यूशन डाल दें या फिर आप उसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन डाल दें या फिर आप उसके अंदर कोई एसिडिक या बेसिक मरकबात को ऐड कर दें, तो ये जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये अपनी खासियत बिल्कुल भी तब्दील नहीं करते। थोड़ा सा इस बात को फिर से समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर हमारे पास बफर सॉल्यूशन पाया जाता है। अब इस बफर सॉल्यूशन के अंदर हम 1 या 2 कतरे जो हैं वो तेज़ाबी डाल देते हैं, लेकिन हमारे पास गिलास में जो बफर सॉल्यूशन है वो तेज़ाबी खासियत की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो अपनी खासियत बरकरार रखेगा। मिसाल के तौर पर अगर इंसानी जिस्म की बात की जाए तो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा बफर सॉल्यूशन खून के अंदर पाए जाते हैं। हम माल्टा खाते हैं, सेब खाते हैं, केले खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बहुत सारे फल फ्रूट्स जिनके अंदर तेज़ाबी और अल्कलाइन दो तरह की खासियत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर हम माल्टों के सीज़न के अंदर बहुत सारे माल्टे खाते हैं और माल्टों के जूस के अंदर क्या पाया जाता है, एसिडिक यानी कि तेज़ाबी खासियत पाई जाती है। इतने ज़्यादा माल्टे खाने के बाद भी क्या इंसानी खून के अंदर एसिडिक यानी कि जो माल्टों की खासियत है वो आ जाती है? नहीं आती, क्योंकि खून जो है वो एक बफर सॉल्यूशन है और वो अपनी खासियत तब्दील नहीं करता। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है कि बफर सॉल्यूशंस ऐसे मरकबात को कहा जाता है जो कि अपनी खासियत किसी दूसरे की वजह से तब्दील नहीं करते। नंबर 4, द कोलाइडल स्टेट। द वर्ड कोलाइड means gluteus or resembling glue and was first used for solution of certain substances such as proteins, starch and gums which do not diffuse through most of the membranes। सबसे पहले लफ्ज़ कोलाइडल यानी कि कोलाइड को समझ लें कि ये क्या है। कोलाइड के मैनी ग्लूटियस के हैं। अब ये ग्लूटिनस किसको कहा जाता है? ग्लूटिनियस से मुराद चिपकने वाला और रिजेंबलिंग ग्लू यानी कि ग्लू क्या होती है? चिपकने वाली चीज़। तो कोलाइड से मुराद है कि चिपकने वाली चीज़ें। ये जो कोलाइडल स्टेट है या जो कोलाइड्स हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि झिल्ली में से गुज़र नहीं सकते, बल्कि झिल्ली के साथ जाकर चिपक तो सकते हैं लेकिन उसमें से गुज़र नहीं सकते। जैसे कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, स्टार्च और गम्स वगैरह, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मौजूद तो हैं लेकिन झिल्ली में से गुज़र नहीं सकती। 5वें नंबर पर है क्रिस्टलाइड्स। अ क्रिस्टलाइजेबल substances that dissolve in liquid and passes easily through the membrane is called crystalloids। ये जो क्रिस्टलाइड्स होते हैं ये ऐसी सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनको हम जैसे ही पानी या फिर कोई भी माया हालत में पाए जाने वाले केमिकल के अंदर हल करते हैं तो ये बाआसानी झिल्ली में से गुज़र जाती हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्रिस्टलाइड्स कहते हैं। नंबर 6, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में कौन सी कॉलिगेटिव खासियत पाई जाती है ये जानने की कोशिश करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ असल में सॉल्यूशंस के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूट्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये सॉल्यूट से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए नीचे ज़रा तस्वीर को गौर से देखें। आपको बाईं तरफ में एक बीकर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये बीकर बिल्कुल अभी खाली है। आप ये समझें कि बीकर अभी बिल्कुल खाली है और इसके ऊपर आपको बाईं तरफ में एक फ्लास्क नज़र आ रही है, राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसको उर्दू ज़बान में सराही भी कहा जाता है। इस सराही के अंदर पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं
कि सुराही के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है और ये सुराही पानी के साथ भरी हुई है। आप इसके अंदर से पानी को अंडेल रहे हैं नीचे बने हुए बीकर के अंदर। देख लिया आपने। अब अगर आप बिल्कुल सुराही के दूसरी तरफ देखें तो एक चमचे के अंदर आपको जो है वो नमक या फिर कोई नमक जैसी चीज़, हल्दी कर लें, मिर्च कह लें, वो आपको भरी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप सुराही और चम्मच को कंपेयर करें तो आपको ये मालूम होता है कि सुराही के अंदर पानी ज़्यादा है और चम्मच के अंदर हमारा नमक कम है। इन दोनों चीज़ों को आप एक बीकर के अंदर डाल देते हैं। जो चीज़ सुराही के अंदर है जो कि तादाद में ज़्यादा है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज़ चम्मच के अंदर है और कम तादाद के अंदर है उसको हम सल्यूट कहते हैं। जब सॉल्वेंट और सल्यूट आपस में मिलते हैं तो इस मरकब को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको आप तीर के बाद लगे हुए बीकर के अंदर देख सकते हैं कि पानी और सल्यूट मिल गए हैं। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये असल में सल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद क्या है। द फॉलोइंग 4 changes in the colligative properties are seen as the number of particles increases in a solution। जैसे कि आप नीचे तस्वीर में देख चुके हैं कि हमने इस बीकर के अंदर सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों ही डाल दिए हैं, तो हमारे पास दाईं तरफ वाला एक बीकर तैयार हो जाता है जिसमें ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर 1-2 चम्मच और नमक के डाल दें, यानी कि सल्यूट अब हम और डाल दें, सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की तादाद को बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा? द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इंक्रीज। तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज। उसका जो उबलने का, जो मापने का जो पैमाना है वो भी बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पर फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डिप्रेस्ड। उसको जमाने के लिए जो पॉइंट है वो कम हो जाएगा। एंड द लास्ट इज़ वेपर प्रेशर इज़ डिक्रीज। उसकी जो वेपर्स यानी कि बखारात बनने का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। नंबर 7, एडजॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड collect on the surface of another substance such as solid is called adsorption। एडजॉर्प्शन असल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर उसकी ऊपर वाली सतह पर कोई भी गैस या फिर माया हालत में पाए जाने वाले केमिकल्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक और तारीफ देख लेते हैं और फिर इसको तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। द कंडेंसेशन और एडहीजन ऑफ अ गैस, वेपर, liquid or dissolved substances on the surface of a liquid or solid is called adsorption। एडजॉर्प्शन असल में एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें या तो सॉलिड या फिर लिक्विड कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, उसकी सरफेस के ऊपर आकर गैस के या फिर बखारात या फिर कोई भी माया हालत में पाया जाने वाला सब्सटेंस उसकी सतह के ऊपर आकर जुड़ जाता है, उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। इस एडजॉर्प्शन को समझने के लिए नीचे तस्वीर का सहारा लेते हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको नीचे एक ग्रे कलर में लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन असल में सॉलिड या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को जाहिर करती है। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको बड़े बड़े नीले रंग के गोल गोल से बॉल्स नज़र आ रहे हैं। ये बॉल्स या तो फिर ये गैस है या वेपर है या फिर कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आकर उस सतह के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि नीचे ठोस हालत में पाई जाती है। यानी कि दो चीज़ों का आपस में जुड़ना कहाँ पर? सतही लेवल पर। यह कहलाता है एडजॉर्प्शन। ये कोई जज्बियत नहीं हो रही,
सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट हो रही है कि मॉलिक्यूल्स का जो है वो ऊपर वाली सतह पर आकर जुड़ना एडजॉर्प्शन कहलाता है। नंबर 8, आयन एक्सचेंज रेजन। इसको आप आयन एक्सचेंज पॉलीमर भी कह सकते हैं। इसकी तारीफ ये है, आयन एक्सचेंज रेजन और आयन एक्सचेंज पॉलीमर डेट्स एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर आयन एक्सचेंज। यानी कि इस बात से ये मुराद है कि आयन्स की तब्दीली में जो मीडियम काम करता है इसको हम आयन एक्सचेंज रेजन या फिर आयन एक्सचेंज पॉलीमर कहते हैं। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड आयन एक्सचेंज रेजन। बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंसेस का अहम ग्रुप आयन एक्सचेंज रेजन कहलाता है। डेट आर वाइडली यूज फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन्स फ्रॉम सॉल्यूशन इन द लेबोरेटरी, इन इंडस्ट्री एंड इन मेडिसिन्स। आयन एक्सचेंज रेजन्स का इस्तेमाल तमाम लेबॉर्ट्रीज़ में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है और ख़ास तौर पर अद्वियात को बनाने में भी आयन एक्सचेंज रेजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत लेता जा रहा है। ये असल में ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम एड्सॉर्प्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले सॉल्यूशन जिनके ऊपर या तो मस्बत चार्ज है या फिर मनफी चार्ज है, उनके लिए हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना को मजबूत करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। These substances are insoluble synthetic polymers of two types, cation and anion exchange resins, which contain acidic and basic groups respectively. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हल पजीर नहीं होते, इनकी दो इकसाम होती हैं, या तो उनके ऊपर मस्बत चार्ज होता है या फिर उनके ऊपर मनफी चार्ज होता है, और इनकी इस तब्दीली के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको हम आयन एक्सचेंज रेजन कहते हैं। अब जो सॉल्यूशन या फिर पॉलीमर जिसके ऊपर मस्बत या मनफी चार्ज है, तो ज़ाहिर सी बात है या तो वो तेज़ाबी है या अल्कली खासियत रखता है। तो ऐसे तमाम ग्रुप्स के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम आयन एक्सचेंज रेजन्स कहा जाता है। नंबर 9, डिफ्यूजन। Diffusion is the process in which ions or molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Diffusion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करते हैं। जैसे कि नीचे आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि बाईं इतराफ़ में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो रीजन है वो हायर कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, और इसके अंदर अगर आप सॉल्यूट देखें तो वो कम तादाद में है और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ज़्यादा तादाद में है। तो अब क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन से कम की तरफ हरकत कर रहे हैं और इनको आप नीचे तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करते हैं। नंबर 10, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है जिसमें सेल के ऊपर लगी हुई झिल्ली के अंदर से आयन्स या मॉलिक्यूल्स का गुजरना है। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से ये मुराद है कि आपने झिल्ली के अंदर से किसी भी चीज़ को गुजारना है। वो चीज़ आयन्स भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये आयन्स और मॉलिक्यूल्स का ये झिल्ली में से गुज़र डिफ्यूजन के तरीक़ाकार से होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या है, इसको हम पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयन्स या मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को आगे पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन।
पैसिव ट्रांसपोर्ट भी ऐसी हरकत है जिसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ हरकत करते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस, और इस मरहले के अंदर किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 11, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर आयंस या फिर मॉलिक्यूल की हरकत को देखा जाता है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर झिल्ली में से आयंस या मॉलिक्यूल्स को गुजारते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम झिल्ली में से ही आयंस और मॉलिक्यूल्स को गुजार रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन असिस्टेड बाय एंजाइम्स एंड रिक्वायरिंग एनर्जी। फ़र्क ये है, क्या फ़र्क है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ज़्यादा से कम की तरफ हरकत कर रहे थे और इसके अंदर हमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम कर तो वही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कम से ज़्यादा की तरफ हरकत कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। और जाहिर सी बात है, कम से जब हम ज़्यादा की तरफ हरकत करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये मरहला एंजाइम्स की मौजूदगी में ही होता है। इन दोनों ट्रांसपोर्ट को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, जो कि आपको दाईं इतराफ में नज़र आ रही है। सबसे पहले तस्वीर को समझ लें कि ये क्या है। जो चीज़ आपको दरमियान में सुर्ख रंग में दिखाई गई है, ये है सेल के ऊपर लगी हुई सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की झिल्ली। आप यहाँ पर सेल की झिल्ली की साख्त को देख रहे हैं। इसके बाद जो दरमियान में आपको पीले रंग में चीज़ नज़र आ रही है, ये है प्रोटीन्स, जिनको हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि ये प्रोटीन्स रिसेप्टर्स का काम करती हैं, ये दरवाजे का काम करती हैं। इसमें से कोई भी चीज़ गुजर कर दूसरी तरफ जा सकती है। अब बात करते हैं जो चीज़ें आपको नीले रंग में नज़र आ रही हैं। ये है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है और उसके अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट्स असल में मॉलिक्यूल्स की हरकत है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ऊपर वाली इतराफ़ में हमें बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इन प्रोटीन्स जो पीले रंग में नज़र आ रही हैं, इसके रास्ते से होकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हरकत कर जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी ट्रांसपोर्ट की तरफ, जो कि बाईं इतराफ़ में है और इसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी वही ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी हम सेल के ऊपर लगी हुई सेल मेम्ब्रेन में से ही मॉलिक्यूल्स को गुजारेंगे। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट असल में ऐसी हरकत हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं। और आप यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ऊपर वाली तादाद में आपको कम तादाद में मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जो कि हायर कंसंट्रेशन की तरफ हरकत कर रही हैं। और आप इनको दोनों को वाज़िया तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं। नंबर 12, ऑस्मोसिस, द प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट passes from a solution of lower solute concentration to a solution of higher solute concentration through a semi-permeable membrane। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ हरकत करता है। इस बात को आप नीचे तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपने ए नंबर वाले बीकर को देखना है।
अगर आप इस बीकर को गौर से देखें तो आपको बिल्कुल दरमियान में सुर्ख रंग की लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जाहिर कर रही है। ये सुर्ख रंग की लाइन के अंदर आपको वाज़िया तौर पर सुराख नज़र आ रहे हैं, जो कि ये जाहिर करते हैं कि ये एक ऐसी झिल्ली है जिसमें से चीज़ें बआसानी गुज़र सकती हैं। इस लाइन के बिल्कुल आपने बाईं तरफ में देख लिया है कि यहाँ पर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन पाया जाता है, और इसके दाईं तरफ में आप गौर से देख सकते हैं कि ये हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूट वाले कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ हरकत करता है। अब अगर आप बी वाले बीकर को देखें तो हमें ये बात वाज़िया हो जाती है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो लोअर से हाई की तरफ हरकत कर चुका है। नंबर 13, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन which is permeable to the solvent but not to the solute particles, for example natural membranes। एक ऐसी झिल्ली जिसमें से हमारा सॉल्वेंट तो बआसानी गुज़र सकता है लेकिन उसमें से सोल्यूट के पार्टिकल्स गुज़र नहीं सकते। ऐसी झिल्ली को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये झिल्ली इंसानी जिस्म में उसके सेल के ऊपर पाई जाती है, इसलिए ऐसी झिल्ली को हम नेचुरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि ऐसी झिल्ली जिसमें से पानी जैसी चीज़ें यानी कि सॉल्वेंट तो गुज़र सकता है लेकिन इसमें सोल्यूट नहीं गुज़र सकता, यानी कि हमारी जो झिल्ली है जो सेल के ऊपर है उस झिल्ली में पानी तो गुज़र सकता है लेकिन अगर हम उस पानी के अंदर नमक को डाल के अपनी जिल्द के ऊपर लगाएं तो वो नमक जिल्द में से गुज़र नहीं सकता। नंबर 14, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the equivalent to the hydrostatic pressure which is produced when the solution is separated from a solvent by a semi-permeable membrane। किसी भी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की तारीफ कुछ इस तरह से है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कह सकते हैं या फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। इस बात से क्या मुराद है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट को जब अलहदा किया जाता है तो अलहदा करने के दौरान जो प्रेशर आता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और किसी भी सॉल्वेंट को आप एक सॉल्यूशन में तभी अलहदा कर सकते हैं जब उसके दरमियान में आप एक ऐसी झिल्ली का इस्तेमाल करें जिस झिल्ली में बआसानी चीज़ें गुज़र सकती हैं। अब मेरे ख्याल में आपको बात वाज़िया हो गई है कि ऑस्मोटिक प्रेशर असल में एक ऐसा प्रेशर है जब हम किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को एक झिल्ली की मदद से अलहदा करते हैं। नंबर 15, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज़ अ कंट्रैक्टिव टेंडेंसी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सरफेस टेंशन असल में एक ऐसा फिनोमेना है जो कि लिक्विड यानी कि माया हालत वाली चीज़ों में पाए जाने वाली तह के ऊपर पाया जाता है, और ये एक सिकुड़ने की सलाहियत यानी कि उसकी शिद्दत को कहा जाता है। डेट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स, जो कि माया हालत में पाई जाने वाली चीज़ों को बाहर वाली कुव्वतों से बचाने के लिए किया जाता है। द कोहेसिव फोर्स among liquid molecules are responsible for the phenomena of the surface tension। कोई भी लिक्विड जो कि माया हालत में पाया जाता हो उसके अंदर पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन मॉलिक्यूल्स के आपस में जो कुव्वत होती है वही असल में सरफेस टेंशन की वजह बनती हैं कि आया वो लिक्विड मॉलिक्यूल बआसानी उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। ये तमाम चीज़ें उस लिक्विड के ऊपर डिपेंड करती हैं। एंड द नंबर 16 इज़ विस्कोसिटी। Viscosity can be described as it is the internal resistance of the molecules of any liquid to flow called viscosity। विस्कोसिटी को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी माया हालत में पाए जाने वाली चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर पानी ले लें तो पानी के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का आपस में जो फ्लो है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आपस में पाई जाने वाली कूतें हैं, इसके फ्लो को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली जो मुखालफात हैं उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं।